हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिस्ट्री। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पर लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर जो आपका 6 है, क्या विकास। क्योंकि पहला चैप्टर जो है आपका हटा दिया गया है सर, उसका क्या नाम है, लैंगजीवों में जनन जो था उसको हटा दिया गया। उसके बाद मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तक पढ़ लिया है। ठीक है ना। वंशागत गति का जो आणविक सिद्धांत था उसका मैंने पढ़ा दिया है पूरा। पूरा मैं प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। प्लेलिस्ट में विथ हैंड रिटन नोट्स है, मैंने पूरा पढ़ा के बना दिया। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और प्लेलिस्ट से जाकर आपने पूरा पढ़ लेना वहां पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम ले आ रहे हैं अब आपका जैव विकास। क्या है यहाँ पे, जैव विकास, ये अपना क्या है सर, चैप्टर नंबर 6 है। और इसमें हम लोग पूरा का पूरा देखेंगे। देखिएगा, एक चीज मैं आपको अलग इसलिए देता हूँ क्योंकि आप सबसे ज्यादा डिमांड करते हैं हैंड रिटेन नोट्स की, और मैं आपको ये खुद बैठ के लिख के बनाया हूँ। तो आपको इसमें हर एक चीज क्वालिटी वाइज मिलेगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप इसको लिख कर बना लीजिएगा। मान लीजिए नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर देंगे नोट्स, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक एसकेएम स्टडी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया, जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग जैव विकास पूरा पूरा एकदम खत्म करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 1 पुष्पिपादुम लैंगिनन, फिर मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, ठीक है ना, वंशागति का आणविक सिद्धांत, वंशागति जो है जैव विविधता, ये मैंने पढ़ा दिया है। पूरा पूरा आपको जो वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट मैंने ऐड कर दिया है, पूरे कंप्लीट चैप्टर हैं। और ये हमारा अगला है जैव विकास। अब हम लोग इसको पूरा पूरा पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, ठीक है ना। मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि बायोलॉजी में आपका पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, तो कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए सर, सबसे पहले देखते हैं कि जीवन की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत कौन कौन से, मतलब कि जीवन, इसमें जैव विकास में ये बताया गया कि जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ है, और विभिन्न सारे मत थे। देखिएगा, सबसे पहला क्या मत था कि जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई थी, विशिष्ट सृष्टिवाद मत था। इस मत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति में ईश्वर की अहम भूमिका थी। मतलब ये बताया गया कि जो उत्पत्ति हुई है वो भगवान के द्वारा किया गया है। विशिष्ट सृष्टिवाद के अनुसार सृष्टि का निर्माण 6 प्राकृतिक दिनों में हुआ। पहले दिन पृथ्वी तथा स्वर्ग का निर्माण हुआ, दूसरे दिन आकाश का, तीसरे दिन वनस्पतियों का, चौथे दिन सूर्य तथा तारों का, और पांचवें दिन जल का और वायु में रहने वाले जंतुओं का, छठे दिन मनुष्य और स्थलीय जंतुओं का निर्माण हुआ था। दूसरा क्या था, दूसरा जो सिद्धांत आया वो स्वतः जननवाद या अजीत अजीवात जीवो उत्पत्ति मत आया था। इस मत के अनुसार अजीवित कार्बनिक पदार्थों से जीवों की उत्पत्ति होती है। दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि जीवों का जन्म निर्जीव पदार्थों से स्वयं हुआ है। इस तरह वन्य जीव पारस्परिक जनन करके अपनी संख्या में क्या करते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। अगला जो मत था वो क्या था, जीव जननवाद या जीवात जीवोत्पत्ति वाला सिद्धांत था। यह मत हार्वे ने दिया था, और इनके अनुसार जीवों का जो जन्म है वो पहले से विद्यमान जीवों के अंडों या बीजाणुओं से ही संभव है। अर्थात जीवों की उत्पत्ति जो है जीव से ही संभव है, निर्जीव से संभव नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगला सिद्धांत क्या था, ब्रह्मांडवाद। अच्छा, ब्रह्मांडवाद में क्या था, इस मत के प्रमुख समर्थक रिक्टर, प्रेयर और हेल हेल्मटज तथा आर्हीनियस हैं। और इनके अनुसार पृथ्वी पर जीव, जीवाणु और कास्मोजोआ और पेन स्पर्म या अन्य कणों के रूप में आया, तथा जीवन की अनुकूल अवस्थाओं के मिलने पर यह स्पोर जीव में परिवर्तित हो गया। अब अगला जो सिद्धांत आता है, सबसे तगड़ा सिद्धांत क्या है, ऑपेरिन या प्राकृतिकवाद या जीव रसायन उद्भव या ऑपेरिन हॉल्डेन सिद्धांत। इस सिद्धांत को किसने दिया था, ऑपेरिन ने दिया था। रूस के वैज्ञानिक ए आई ओपेरिन ने जीवन की उत्पत्ति के लिए पदार्थवाद प्रस्तुत किया, और अपनी पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में इन्होंने इसका वर्णन किया। इनके अनुसार पृथ्वी पहले आग के एक गोले जैसी थी, और धीरे धीरे वह ठंडी होती रही। बाद में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक बने, जो संगठित व संघनित होकर और जटिल यौगिक बन गए। और इस मत के अनुसार सर्वप्रथम सर्वप्रथम पृथ्वी पर बनी, उसके बाद 7 चरणों में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। पहला जो चरण था वो क्या था आपका, पहला चरण था आदि वायुमंडल। पहला चरण क्या था आपका, आदि वायुमंडल एवं परमाणु अवस्था। लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व
पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति या तो सूर्य का गैसीय पिंड से अलग हो जाने से या कॉस्मिक धूल के धीरे धीरे संघनित होने से हुआ, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड बना। उत्पत्ति के समय इसका भार, मतलब जब उत्पत्ति था तो पृथ्वी का जो तापमान था लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था। इसमें रासायनिक तत्व हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि स्वतंत्र परमाणु के रूप में थे। पृथ्वी के ठंडी होने पर अपने घनत्व के अनुसार परमाणु की 3 स्तर में बंट गए। लोहा, निकिल, तांबा जैसे भारी तत्व के परमाणु निकिल में पहुंचकर पृथ्वी की को कोर का निर्माण किया और इन पर लिथोस्फीयर खोल बनाया गया और H2, N2O2, कार्बन आदि सबसे हल्के तत्वों ने आदि वायुमंडल का क्या किया, निर्माण किया। दूसरा जो यहाँ पे स्टेप था वो क्या था, अणुओं एवं सरल अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण। तो हाइड्रोजन 90% वायुमंडल में सबसे अधिक तथा सक्रिय थी। इस कारण उस समय उपस्थित कुछ ऑक्सीजन से मिलकर उसने जल बनाया और बीच और बची हुई हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन से संयोग करके क्रमशः अमोनिया यानी कि NH3 तथा मेथेन यानी कि NH4 बनाया। कुछ तरल पदार्थ ठोस पदार्थ में बदल गए और वाष्प, बादल तथा कोहरे के रूप में बदल गए। तीसरा स्टेप क्या था, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। वायुमंडल का ताप 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर अनेक संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोजन कार्बन निर्मित हुए, जैसे एसिटिलीन, मीथेन, एथेन आदि। इनके जल वाष्प से संयोग करने से कार्बनिक अम्ल के अणु एल्डिहाइड कीटोन्स बने और इन यौगिकों के संघनन, बहुलीकरण तथा ऑक्सीजन से बने सरल शर्कराएं शर्कराएं ग्लिसरॉल, वसा, अम्ल तथा अमीनो अम्ल बने। अब अगला जो प्रयोग आता है इसी पर वो आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेनले मिलर का प्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 1953 में स्टेनले मिलर तथा हेराल्ड पूरे ने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में ये यूरे हैं ने प्रयोग किए। अच्छा, प्रयोग में दिए क्या, इन्होंने इन्होंने आदि पृथ्वी पर मिलने वाले आदि वातावरण की पारिस्थितिक का प्रयोगशाला में उत्पन्न किया तथा यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति की जांच की। मिलर ने एक बड़े फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन को 2:1:2 के अनुपात में लिया और इस मिश्रण को टंगस्टन के इलेक्ट्रोड द्वारा गर्म किया। फिर दूसरे फ्लास्क में जल का वाष्प बनाया गया, जिससे एक नली से फ्लास्क में प्रवाहित किया गया। इसके बाद दोनों के मिलने से जो मिश्रण बना उसे कंडेंसर द्वारा ठंडा किया गया और इसे 4 नली में एकत्रित किया। 4 नहीं, यहाँ पे यू नली होगा, कौन सा है, यू नली में, यू प्रकार की नली में एकत्रित किया गया। जो गंदे लाल रंग का द्रव था, यह प्रयोग पूरे सप्ताह हुआ। प्रयोग से प्राप्त तरल द्रव का रासायनिक परीक्षण करने से ज्ञात हुआ कि इसमें ग्लाइसिन, एनेलीन और एस्पार्टेट नामक अमीनो अम्ल तथा अन्य जटिल कार्बनिक यौगिकों का क्या हुआ, निर्माण हो गया है। चौथा है जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। अब ये कैसे होता है, तो कार्बनिक यौगिक समुद्र के गर्म जल में उबलते रहे और टकराते रहे तथा आपस में क्रिया करके जटिल कार्बनिक यौगिक बनाते रहे। इनमें न्यूक्लियोटाइड्स अणुओं के मिलने पर न्यूक्लिक अम्ल बना, जो जीवन की उत्पत्ति में क्या किया, सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। छठा जो यहाँ पे क्या है आपका, भाई साहब कहाँ चला गया, यहाँ पे है पांचवा, न्यूक्लियो प्रोटीन्स का निर्माण। अब न्यूक्लियो प्रोटीन्स का निर्माण कैसे हुआ, तो प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं के परस्पर क्रिया करने से न्यूक्लियो प्रोटीन्स के बृहद अणु बने। छठवां कोलाइड्स, कोल कोल एसरवेट्स तथा आदि कोशिका का निर्माण। इसका निर्माण कैसे हुआ, तो कार्बनिक यौगिकों के गर्म सूप में पारस्परिक क्रिया होने से एक बड़े कोलाइडी कण बने और ओपेरिन ने विरोधी विद्युत आवेश युक्त कोलाइडी कणों के परस्पर मिलने से बनी बड़ी बूंदों को कोएसरवेट्स नामक
नामक नाम दिया तथा तथा उनके चारों तरफ लिपिड अणुओं के विन्यास से आदि कोशिका कला बनी और यह बाहरी जल माध्यम से अलग हो गई। सातवां क्या है? सातवां जो आपका है वो है पूर्ण केंद्र की कोशिका का निर्माण। तो ओपेरिन के मत के अनुसार जिन कोएस रेवेट्स में न्यूक्लियोप्रोटीन्स का संश्लेषण हुआ वह प्रारंभिक कोशिका रूपी जीवों में विकसित हुए और इन जीवों में आगे जीन उत्परिवर्तन के कारण विशिष्ट अंग बने तथा इनके लक्षणों में क्या पाई गई? विभिन्नता आई। अगला है जैव विकास के प्रमाण। अब जैव विकास के प्रमाण क्या क्या है? तो पहला है आपका तुलनात्मक शारीरिक एवं आकारिकी के प्रमाण। तो जीवों के जैव विकास में इनके निम्न प्रमाण समजात तथा असमजात अंगों से प्राप्त होते हैं। अभी ये समजात और असमजात अंग क्या है, ध्यान दीजिएगा। विभिन्न जंतुओं के ऐसे अंग जो वातावरण के अनुसार विभिन्न कार्यों के लिए अनुकूलित रहते हैं तथा ऐसी समानता को समजात अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए पक्षी के पंख, सील के फ्लीपर और मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख इत्यादि। इसमें कंकाल की मूल रचना समान होती है किंतु कार्य क्या क्या होता है, अलग होता है, उसीलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। जैसे पक्षी तथा चमगादड़ के पंख उड़ने में, वेल का चंपू तथा सील का फ्लीपर तैरने में तथा मनुष्य का हाथ वस्तुओं को पकड़ने में काम करता है। अगला है अपसारी जैव विकास। ये क्या है? तो ऐसे विभिन्न जंतुओं जिनमें समजात अंग पाए जाते हैं का विकास समान पूर्वजों से हुआ है और उत्तरोत्तर पीढ़ियों में करोड़ों वर्षों में जीवों के समूह अपने पूर्वज से ज्यादा अपसारी होते चले गए तथा प्रकृति में पूर्ण रूप से अनुकूलित कर सके, इसे ही अपसारी जैव विकास कहते हैं। एक बात याद रखना, ये जो चैप्टर है केवल आप पढ़ लीजिए 2-3 बार, आपका क्लियर हो जाएगा, बहुत इसको रटने की जरूरत आपको नहीं है और यहाँ से प्रश्न भी बनता है। अगला है समरूपता या समृद्धता तथा समरूप अंग। तो जंतुओं के वे अंग, क्या आप लिखेंगे? जंतुओं के वे अंग जो देखने में समान होते हैं तथा समान कार्य करते हैं किंतु इनकी मूल रचना, उद्भव एवं भ्रूणी परिवर्धन असमान होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं तथा ऐसी रचना समानता यानी समरूपता कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे कीट के पंख, चिड़ियों के पंख और चमगादड़ के पंख। अगला है अभिसारी जैव विकास। तो समरूप अंग पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं का विकास भिन्न भिन्न पूर्वजों से हुआ तथा जैव विकास एक समान दिशा में हुआ और इस प्रकार के विकास को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी जैव विकास कहते हैं। दूसरा है संयोजी कड़ियों से प्रमाण। ये क्या है? तो ऐसे जीव जिनके लक्षण दो समीप वर्गों के लक्षण से मिलते हैं, इनमें से एक वर्ग के जंतु कम विकसित तथा दूसरे वर्ग के जंतु अधिक विकसित होते हैं, ऐसे जंतुओं को संयोजी कड़ी कहते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण संयोजी कड़ी निम्नलिखित प्रकार के हैं। जैसे क्या क्या है? आपके विषाणु हैं, विषाणुओं को जीवित तथा अजीवित के बीच की कड़ी मानी जाती है। युग्लिना यह पौधे तथा जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी मानी जाती है। अगला है नियोपिलाइना, तो यह मुलस्का संघ तथा एनिलीडा के बीच की कड़ी माना गया है। तीसरा है अवशेषी अंगों से प्रमाण। तो जंतुओं के ऐसे अंग जो अब अनावश्यक तथा क्रियाहीन हो गए हैं लेकिन उनके पूर्वजों में ये बड़े तथा कार्यशील थे, ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। फिर यहाँ पे है मनुष्य में अवशोषी अंग कौन कौन से पाए जाते हैं? तो मनुष्य में लगभग 180 अवशोषी अंग होते हैं, अवशेषी अंग होते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे कि कृमि रूपी परिशेषिका मनुष्य में पाई जाती है। यह शाकाहारी जंतुओं की अंधनाल का अवशेष है तथा इनमें क्रियाशील होता है और यह सेलुलोज के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। परंतु मानव में कृमि रूपी परिशेषिका क्रियाविहीन होता है और इससे पता चलता है कि मानव के पूर्वज शाकाहारी रहे होंगे लेकिन धीरे धीरे मानव सर्वाहारी हो गया और इसी कारण क्रियाशील अंधनाल एक अवशेषी अंग में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। दूसरा है पूछ कशेरुका कशेरुका
तो मानव में पूंछ का अभाव है, परंतु पूंछ कशेरुकाएं उपस्थित है। इससे यह पता चला कि मनुष्य के पूर्वज में पूंछ वाले थे। अगला है अक्ल दांत। देखिएगा बहुत सारे लोगों को दर्द होता है, जब दांत निकलता है क्या होता है, दर्द होता है, क्योंकि उनके अकल दांत बहुत लोगों को निकलता है। यानी तीसरा मोलर दांत मनुष्य में अनावश्यक होता है, क्योंकि यह सबसे बाद में निकलता है तथा कभी कभी नहीं निकलता, और यह प्राइमेट जंतुओं में अब तक यह भी क्या है, क्रियाशील है। चौथा है भ्रूणकी से प्रमाण। तो कई जंतुओं के भ्रूणी अवस्थाओं का अध्ययन करने से पता चलता है कि विभिन्न जंतुओं के भ्रूण में उनकी प्रौढ़ अवस्थाओं से ज्यादा समानता होती है। इस तथ्य के आधार पर वैज्ञानिक अनरस्ट हीकल ने एक नियम दिया, जिसे पुनरावृत्ति सिद्धांत या बायोजेनेटिक नियम कहा गया। इस नियम के अनुसार प्रत्येक जीव का व्यक्ति वृत्त उसके जाति वृत्त की पुनरावृत्ति करता है, अर्थात प्रत्येक जीव अपनी भ्रौणकी अवस्था में अपने पूर्वज के इतिहास को प्रदर्शित करता है। यदि विभिन्न कशेरुकाओं के भ्रूण को पास पास रखकर अध्ययन करें तो उनमें बहुत समानता दिखती है, जैसे क्लोम तथा क्लोम दरारें और नोटोकार्ड पूंछ। इस अध्ययन से यह प्रमाणित हुआ कि सभी कशेरुकाओं का विकास मछलियों के समान किसी निम्न श्रेणी के जंतुओं से हुआ। अगला यहाँ पे जैव विकास के सिद्धांत। तो जैव विकास के संबंध में तीन वैज्ञानिकों के मत मुख्य रूप से मान्य थे। पहला था लैमार्क या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। अच्छा, ये क्या है? फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैटिस्ट डी लैमार्क ने 1801 में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा 1809 में इसे अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में क्या किया था, प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत था क्या, देखिएगा यहाँ पे। सबसे पहला बड़े होने की प्रवृत्ति थी, यानी कि जीवों के शरीर एवं उनके अंगों को निरंतर बढ़ने की क्या प्रवृत्ति होती है। दूसरा वातावरण का प्रभाव। परिवर्तित वातावरण जीवों में नई अवस्थाएं उत्पन्न करता है और जीवों को आवश्यकता अनुसार नए अंगों तथा शरीर के दूसरे भागों को विकास देता है। तीसरा है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग, यानी कि अंगों का विकास तथा उसके कार्य करने की क्षमता उसके उपयोग एवं अनुपयोग पर निर्भर करती है। अंगों के लगातार उपयोग होने से वे धीरे धीरे मजबूत हो जाते हैं तथा पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। प्रयोग से का ह्रास होने लगता है तथा अंत में ये क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। यानी कि इन्होंने बोला लैमार्क ने कि जिस अंग का हम लोग उपयोग करेंगे उनका विकास होगा, जिनका हम लोग उपयोग नहीं करेंगे उनका विकास नहीं होगा, वो खत्म हो जाएंगे। चौथा उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इस तरह जीवन काल में आए परिवर्तनों को जीव उपार्जित कर लेता है तथा इसे अनुवांशिकी द्वारा अपनी संतानों में पहुंचता है। लैमार्कवाद का कुछ उदाहरण जैसे जिराफ का उदाहरण है। यह अफ्रीका में पाए जाने वाला शाकाहारी जंतु है जो ऊंचे पेड़ पत्तियों को खाता है। लैमार्क के अनुसार इनके पूर्वज की गर्दन तथा अगली टांगे सामान्य आकार की थी और वे घास तथा झाड़ियों की पत्तियों को खाते थे। अफ्रीका की वातावरणीय दशाओं के बदलने के कारण घास सूखने लगी तथा उन्हें पेड़ पौधे पर निर्भर होना पड़ा। फलस्वरूप उन्हें अपने अगले पैर तथा गर्दन के ऊपर खींचना पड़ा और इस कारण अफ्रीका में लंबी अगली टांग व लंबी अगली गर्दन वाले जिराफ का क्या उद्भव हुआ। अगला उन्होंने दिया सांप का उदाहरण, यानी सांप झाड़ियों और बिलों में रहते हैं तथा जमीन पर रेंग कर चलते हैं। इस कारण उनके पैर इस्तेमाल नहीं होते थे तथा वे बिल में घुसने पर बाधा उत्पन्न करते थे, अतः उनके पैर धीरे धीरे क्या हो गए, विलुप्त हो गए। अब भैया आप ऐसे मत रखोगे कि भैया सांप के भी पैर हुआ करते थे, ऐसा सब चूतियापा है। इसीलिए उनकी आलोचना भी हुई, ठीक है ना। यानी कि विजमान ने लगभग की 20 पीढ़ियों तक चूहों के शिशुओं की पूंछ जन्म लेते ही काट दी, लेकिन फिर भी चूहों के पूंछ की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थात यह लक्षण वंशानुगत नहीं हुआ। और विजमान ने जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया, इसलिए यह बोले कि गलत है। भारतीय संस्कृति के स्त्रियों के नाक व कान मतलब कि छिदवाए जाते हैं, तो कई वर्षों बीत जाने के बाद भी उनकी संतानों के जो कान में छेद पाया गया नहीं ना, तो ये भी गलत हुआ। अब उन्होंने नए नौ लैमार्कवाद लाया, यानी कुछ वैज्ञानिकों ने लैमार्कवाद को सही मानकर इस पक्ष में प्रमाण दी, जैसे कि समलर का प्रयोग। समलन ने सफेद चूहों को 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर पाला, फलस्वरूप उनका शरीर पूंछ व
पिछली टांगे लंबी हो गई और यह लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत रहा। दूसरा है मैकडूगल का प्रयोग। इन्होंने सफेद चूहों को 44 पीढ़ियों तक पानी में टेढ़े मेढ़े रास्ते से निकलने का मतलब कि उन्हें क्या दिया, प्रशिक्षण दिया और पाया कि चूहों में मतलब चूहों को शुरू में चूहों को काफी ज्यादा प्रशिक्षण देना पड़ा, लेकिन बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी इनका प्रशिक्षण समय कम होता गया। दूसरा डार्विनवाद तथा डार्विनवाद द्वारा प्रकृतिवरण का सिद्धांत आया। अच्छा, ये सिद्धांत क्या है? तो इंग्लैंड के प्राकृतिक शास्त्री चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। इन्होंने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। विश्व भ्रमण से पूर्व डार्विन विशिष्ट सृष्टिवाद में विश्वास रखते थे, लेकिन प्रकृति का अध्ययन करते हुए प्राकृतिक वर्ण द्वारा जीव जातियों के विकास की क्या इन्होंने परिकल्पना प्रस्तुत की। इनका सिद्धांत क्या था? पहला, संख्या में तेजी से बढ़ जाने की प्रवृत्ति। प्रत्येक जीव जन्म द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, परंतु उनसे उत्पन्न सभी संतानें जीवित नहीं रह पाती, क्योंकि ये ज्यामितीय अनुपात में उत्पन्न होते हैं, जबकि रहने व खाने की जगह स्थिर होती है। अतः यदि धीमी गति से प्रजनन करने वाले जीवों पर प्राकृतिक अंकुश न लगे तो वे संपूर्ण पृथ्वी के भोजन व स्थान को समाप्त कर देगा। दूसरा, संतुलित आबादी। जीवधारियों में संतान उत्पत्ति की असीम क्षमता होने के बावजूद इनकी आबादी संतुलित रहती है, क्योंकि अधिकांश जो जीवधारी होते हैं वह वयस्क अवस्था तक नहीं पहुंच पाते और मानव इनका क्या है? अपवाद है। तीसरा, जीवन के लिए संघर्ष। प्रत्येक प्रजाति की प्रत्येक पीढ़ी में अधिक से अधिक वेस्ट उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जो सीमांत कारकों से सीमित हो जाती है, जैसे खाना, साथी, स्थान आदि के लिए लड़ाई, परभक्षी, जंतु रोग तथा प्राकृतिक विपद मतलब कि विपदाएं जो आती हैं। इस प्रक्रिया को डार्विन ने जीवन संघर्ष कहा और यह संघर्ष ही निर्णय करता है कि कौन सी वस्तु सफल होगी और कौन सी नहीं। चौथा, विभिन्नताएं था। दो जीव कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती और एक ही माता पिता की दो संतानें भी कभी एक सी नहीं होती। इसको विभिन्नता कहते हैं और विभिन्नता जैव विकास की मूल आवश्यकता तथा प्रगामी क्या है? कारक है। पांचवा जो आया इनका सिद्धांत वो क्या था? नई जाति की उत्पत्ति। वातावरण में निरंतर परिवर्तन से जीव के उनके अनुकूल रहने में विभिन्नताएं आती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में इकट्ठा होती रहती हैं और धीरे धीरे वे अपने पूर्वज से बहुत भिन्न हो जाते हैं, तो वैज्ञानिक उन्हें नई जाति का स्थान दे देते हैं। जो छठवा था वो योग्यतम की उत्तरजीविता थी। यह सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया और डार्विन ने इसे प्राकृतिक चयन के संबंध में समझाया। डार्विन के अनुसार जो जीव वातावरण के अनुरूप अनुकूलित हो जाते हैं वही जीवन संघर्ष में सफल होते हैं तथा स्वस्थ संतानों को उत्पन्न करते हैं, और जिससे उत्तम लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते हैं और इनके साथ ही वातावरण के प्रतिकूल प्राणी नष्ट हो जाते हैं। अगला, डार्विनवाद की आलोचनाएं भी हुई भैया। अब डार्विनवाद की आलोचनाएं क्या क्या थी? डार्विन ने अंगों के प्रारंभिक विकास को नहीं समझा। दूसरा, डार्विन योग्यतम की उत्तरजीविता को समझाते हैं, किंतु योग्यतम के आगमन का डार्विनवाद से कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता। तीसरा, इन्होंने अंगों के नष्ट होने पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। चौथा, जलीय तथा स्थलीय जंतुओं के विकास नहीं समझा पाए और अवशोषी अंगों को नहीं समझा पाए। फिर इनका नव डार्विनवाद भी आया। यह जैव विकास के आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत के रूप में उभरा और इसके अनुसार आबादियों में उपस्थिति अनुवांशिक विभिन्नताओं पर प्राकृतिक चयन तथा जननी अलगाव काम करके आबादियों को नई नई अनुकूली दिशा में मोड़ते रहते हैं, जिससे नई जातियों का विकास होता रहता है। और इस सिद्धांत में 5 प्रक्रियाओं को मान्यताएं दी गई। पहला, जीन उत्परिवर्तन। दूसरा, गुणसूत्र की रचना तथा संख्या में उत्परिवर्तन। तीसरा, जीन पुनर्मिश्रण। और चौथा,
प्राकृतिक चयन और पांचवा जननिक अलगाव। निम्न तीन प्रक्रियाएं जिन नमूनों की विभिन्नता बढ़ाने में मूल प्रक्रियाओं की क्या करते हैं, सहायता करती हैं। पहला, स्थानांतरण, जात की एक आबादी से दूसरे सदस्यों का स्थानांतरण। दूसरा, प्रसंकरण, दो अत्यधिक मिलती जुलती जातियों के सदस्यों में परस्पर जनन। तीसरा, अनुवांशिक अपवाहन, कभी कभी महामारी, अकाल आदि के कारण जात की संख्या काफी कम हो जाती है, अतः सदस्यों के जिन समूह जात के सामान्य नमूनों से भिन्न हो जाते हैं, इसी को अनुवांशिक अपवाहन कहते हैं। तीसरा जो आया वो आया उत्परिवर्तनवाद। ये उत्परिवर्तनवाद क्या है? डच वनस्पति शास्त्री ह्यूगो डी वेरिज के अनुसार नई जातियों का सामान्य जातियों में अचानक आए बड़े परिवर्तन से उत्पन्न होती है, जिसे म्यूटेशन कहते हैं। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन व्यष्टि के जीन ढांचे के उत्परिवर्तन अनुवांशिक परिवर्तन होता है, जो जीन के सरल पुनर्योजन से भिन्न होते हैं। उत्परिवर्तन दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला, जीन या बिंदु उत्परिवर्तन, यह जीन की संरचना में परिवर्तन के कारण होता है। दूसरा, गुणसूत्री उत्परिवर्तन, जो गुणसूत्र की रचना या संख्या में परिवर्तन कारण होता है। अच्छा, ह्यूगो ड्रीविच का उत्परिवर्तन सिद्धांत क्या है, म्यूटेशन सिद्धांत क्या है? ये डच वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1886 में जंगली पौधों आइनोथेरा लैमार्कियाना की दो किस्मों को देखा और इनके तनों की लंबाई व रंग, पुष्पों की आकृति, रंग तथा पत्तियों की आकृति में विभिन्नताएं थी। उन्होंने इनका कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया तथा 7 जातियां इन पौधों की प्राप्त की और इसे उन्होंने प्राथमिक जातियां नाम दिए। जैसे पहला, आइनोथेरा गिगास, आइनोथेरा रुब्री नेरिविस, आइनोथेरा एबलिडा, आइनोथेरा नेरिएला, आइबोथेना ओब्लोगिंटा, आइनोथेरा लेविफोलिया, आइनोथेरा वेब्री स्टाइलिस। और डी वेरिज ने इन जातियों के म्यूटेंट कहा तथा नए लक्षण की उत्पत्ति को उत्परिवर्तनवाद कहा। उत्परिवर्तक शुद्ध नस्ली होते हैं और इस सिद्धांत के निम्नलिखित लक्षण थे। पहला क्या लक्षण था? पहला था जीवों में नई जातियों की उत्पत्ति डार्विन के प्राकृतिकवाद चयनवाद द्वारा उत्पन्न क्रमिक विकास के कारण नहीं बल्कि अचानक प्रकट होती है। दूसरा, उत्परिवर्तक यानी म्यूटेंट शुद्ध नस्ली होते हैं। तीसरा, उत्परिवर्तन किसी भी दिशा में नहीं हो सकते तथा उनमें प्राकृतिक चयन होता है। चौथा, अवांछित उत्परिवर्तक प्राकृतिक चयन द्वारा नष्ट हो जाते हैं। और पांचवा, उत्परिवर्तन स्वयं में पूर्ण होते हैं तथा इनमें बीच की कोई अवस्था नहीं होती। अब अगला आता है हार्डी विनवर्ड सिद्धांत। तो ब्रिटिश के गणितज्ञ G.H. हार्डी तथा जर्मनी के चिकित्सक W.V. नरबर्ग ने 1908 में किसी समष्टि के जीनोटाइप तथा एलील्स की आवृत्तियों की गणना हेतु एक द्विपदी समीकरण दिया जो निम्नलिखित है। और देखिए सूत्र क्या दिया था, p² + 2pq + q²। उन्होंने क्या दिया था, अपना एक फार्मूला भी उन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है, जहां p² क्या है, समयुग्मजीय प्रभावी जीवों की आवृत्ति, p क्या है, प्रभावी एलील की आवृत्ति, q² क्या है, समयुग्मी अप्रभावी जीवों की उत्पत्ति, और यहाँ पे 2pq क्या है, विषम युग्मजीय जीवों की उत्पत्ति। अच्छा, सिद्धांत का ये मत क्या था? तो लैंगिक प्रजनन करने वाली समष्टि की सभी पीढ़ियों में एलील आवृत्ति तब तक निश्चित व स्थिर बनी रहती है जब तक अग्र 5 परिस्थितियां न बनी रहे। पहला, उत्परिवर्तन न हो यानी कि एलील में कोई अनुवांशिक बदलाव न हो या बदलाव होने पर संतुलित हो जाए। दूसरा, जीव प्रवाह न हो यानी कि एलील्स का समष्टि से बाहर जाना या बाहर के एलील्स का समष्टि में आना जिन प्रवाह कहलाता है। और जीवों की आवृत्ति स्थिर बनी रहने के लिए जिन प्रवाह न होना क्या है, जरूरी है। अगला यहाँ पे आपका क्या है, संयोजी मैथुन। ये संयोगिक मैथुन है। इसमें क्या होता है, इसमें जो एलील की आवृत्तियां स्थिर बनी रहती हैं और इसको बनी रहना भी क्या है, बहुत जरूरी है कि जीवों में मैथुन संयोग के आधार पर हो। अगला यहाँ पे है अनुवांशिक अपवाह या जेनेटिक ड्रिफ्ट न हो, अर्थात एलील्स की स्थिरता के लिए जरूरी है कि समष्टि पर्याप्त रूप से बड़ी हो और इनमें संयोग से होने वाले जो एलील्स आवृत्तियों के परिवर्तन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो जो आपका जैव विकास चैप्टर है
इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आपको इसमें केवल केवल पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है, क्योंकि इसमें जीवों के विकास के बारे में बताया गया, जैसे लैमार्क थे भाई साहब, फिर डी ब्रिज म्यूटेशन के बारे में बताया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे वो पिरिन जी आई थी, तो ये सब था, तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल पढ़ लेना है, 3-4 बार पढ़ लेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला है यहाँ पे चयन न हो, यानी किसी एक जीनोटाइप की श्रेष्ठता स्थापित करने वाला कोई चयन कारक उपस्थित न हो जाए। इनका तात्पर्य यह है कि समष्टि में एलील आवृत्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर व निश्चित बनी रहती हैं। और यही हार्डी बिनबर्ग का क्या है? सिद्धांत है। हार्डी बिनबर्ग साम्य को 5 कारक प्रभावित करते हैं। पहला उत्परिवर्तन, दूसरा जीन प्रवाह, तीसरा अनुवांशिक पुनर्संयोजन, और आपका अगला है जेनेटिक ड्रिफ्ट तथा प्राकृतिक चयन। ऐसा प्रकृति रूप में नहीं होता है। प्रकृति में किसी समष्टि के जिनपुल भी एलील आवृत्तियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बदलती रहती है, जो विकास का क्या है? प्रमाण है। अगला यहाँ पे अनुकूली विकिरण है। एक विशेष भूवैज्ञानिक क्षेत्र में विभिन्न जातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य भूवैज्ञानिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण कहते हैं। डार्विन की फिंचे इसका सर्वोत्तम क्या है? उदाहरण है। अब यहाँ पे आया मानव का उद्भव और विकास। जो मनुष्य थे उनका भैया कैसे विकास हुआ और वो कैसे उत्पन्न हुए, यानी कि पहले के मानव कैसे थे और अब के मानव कैसे, जैसे कहते हैं ना कि बंदर जैसे थे। यानी कि यहाँ पे है लगभग 40 मिलियन वर्ष पूर्व, 40 मिलियन वर्ष पूर्व ड्रायोपिथीकस तथा 14 मिलियन वर्ष पूर्व समापिथीकस नाम से, सॉरी यहाँ पे रामा है, यहाँ पे क्या है आपका? रामा है, ठीक है ना, ये सिटी वाला सही नहीं, रामा पिथीकस नाम के नर वानर थे। इनके शरीर पर बहुत बाल थे तथा ये गोरिल्ला व चिंपैंजी जैसे चलते थे। 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व मानव जैसे नर वानर गण प्राइमेट्स और पूर्वी अफ्रीका में रहा करते थे। अच्छा, ये क्या है? 3 से 4 मिलियन। बहुत बच्चों के सर ये मिलियन नहीं समझ आ रहा होगा, तो एक बात ध्यान देना, जो 10 लाख होता है, 10 आपका क्या होता है? लाख। अगर कोई भी चीज 10 लाख हुई तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मिलियन बोलते हैं। कितना बोलते हैं? 1 m। बोले तो 1 मिलियन है, यानी 3 से 4 मिलियन, यानी कि 30 से 40 लाख, 30 से 40 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है ना। अगला यहाँ पे मानव वंश का विकास। पहला है प्रागैतिहासिक मानव, जावा के कपी मानव, पेकिंग मानव और निएंडरथल मानव, और फिर यहाँ पे है क्रोमैग्नॉन मानव। प्रागैतिहासिक मानव के जीवाश्म 1.75 मिलियन वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक मानव के सर्वाधिक जीवाश्म अफ्रीका की चट्टानों से प्राप्त हुए हैं। अगला है मानव का विकास निम्नलिखित चरणों में हुआ। पहला हुआ किसमें? प्रथम चरण। अच्छा, प्रथम चरण में क्या था कि इसमें यानी कि इनका जो मस्तिष्क कैसा था? छोटा था, यानी जो ये सर है उनका क्या था? छोटा था, और ये 4 फीट लंबे तथा इनका वजन 20 से 35 किलोग्राम तथा कपाल गुहा का आयतन जो था वो 450 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी मतलब क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर। और काइन, जो कैनाइन दांत कपी से छोटे तथा बाहर निकले हुए थे, तथा श्रोणी, श्रोणी जो था इनका वो कैसा था? मेखला चौड़ा व गहरी। और ये बैठने, ये ये यहाँ पे है, ये थोड़ा सा ये मिस्टेक है। ये ये क्या करते थे? ये औजार बनाकर शिकार करते थे। ये क्या करते थे? औजार बनाकर क्या किया करते थे? शिकार किया करते थे। दूसरा है द्वितीय चरण। अच्छा, द्वितीय चरण में क्या था? द्वितीय चरण में मध्यवर्ती मस्तिष्क आया, मतलब इनके जीवाश्म 5 वर्ष पूर्व बने और मेयर ने इन्हें टोमो वंश की इरेक्टस जाति में रखा, और इनके मुख्य रूप से जावा मानव, पेकिंग मानव और एटलांटिक मानव तथा होमो हैबिलिस थे। अगला यहाँ पे जावा मानव। अच्छा, जावा मानव क्या है? ये लगभग 6 वर्ष पूर्व मध्य प्लिंटीसीन में पाए जाते हैं, और 1950 में 50 में ये इसे होमो इरेक्टस और इलेक्टस नाम दिया गया, जिनके निम्नलिखित लक्षण थे। पहला, ये 5 फीट लंबे और वजन में कितना थे? 70 किलो। इनके
जो जबड़े थे आगे की ओर निकले हुए थे तथा जो ढोड़ी का अभाव और माथा आगे की तरफ इनका निकला हुआ था और भौहें जो थी मोटी और उभरी हुई थी। तीसरा जो था कपाल गुहा का आयतन लगभग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर था और ये सर्वाधिक सर्वाहारी किंतु शायद नरभक्षी भी थे और गुफा में रहते थे तथा पत्थर व अस्थियों के औजारों और अग्नि का ये क्या करते थे, प्रयोग किया करते थे। दूसरा है आपका पेकिंग मानव, ये क्या है? तो ये 1950 में मायर ने इसे होमो इरेक्टस पेकिनेसिस नाम दिया। ये जावा मानव से अधिक बुद्धिमान थे। कपाल गुहा का आयतन 850 से 1300 क्यूबिक सेंटीमीटर था। माथा छोटा, आगे निकला हुआ, ढोड़ी अनुपस्थिति यानी कि ढोड़ी थी ही नहीं तथा कैनाइन दांत बड़े थे और ये कदाचित नरभक्षी थे। तीसरा है एटलांटिक मानव। 1955 में अफ्रीका के अल्जीरिया से इनके जीवाश्म प्राप्त हुए और मेयर ने इसे होमो इरेक्टस मोरिटेनिकस दिया नाम और इनका लक्षण जावा तथा पेकिंग मानव से मिलता जुलता था किंतु मस्तिष्क का कम विकास इसमें हुआ था। चौथा होमो हैबिलस, इनका कद 110 से 140 सेंटीमीटर था। इनकी जो कपाल गुहा का आयतन था वो 700 क्यूबिक सेंटीमीटर था। दांत जो थे मानव के समान थे और यह सीधा चलता था। तीसरा चरण आपका आया। अब तीसरा चरण यानी कि निएंडरथल मानव थे। इनका नाम होमो निएंडरथल लेसिस्ट लेसिस्ट रखा गया और इनका कद 160 सेंटीमीटर, शरीर सुडौल तथा भारी, माथा छोटा, भौहें चौड़ी और नाक चौड़ी और ढोड़ी स्पष्ट नहीं थी। ये उत्तम औजार बनाकर उपयोग करते थे यानी कि अपना जो मारपीट किया करते थे कुल मिला के समझ के चलो। और ये नरभक्षी थे। नरभक्षी मतलब जो पाँव मार के खा डालो। इनको ये नहीं था कि हमें जानवर खाना है, हमें फल फूल खाना है, अनाज खाना है। अगर इनको कोई मनुष्य भी दिखाई देता था तो उनको मार के खा जाते थे। नरभक्षी मतलब यही होता है। नरभक्षी मतलब कि किसी का भी शिकार कर लो, ये मत देखो कि वो क्या है, वो मानव हो तब भी उसे खा डालो मार के, है कि नहीं? ये नरभक्षी थे किंतु धर्म व आत्मा की अमरता पर बल देते थे। ये खाना बदोश थे तथा खेती व पशुपालन नहीं किया करते थे। खाना बदोश का मतलब ये है कि लूट पाट कर खाना, ना उनको खेती करना है ना कुछ करना है, जो जो पाए वो खा डालते थे, ठीक है ना? अगला आपका चतुर्थ चरण आया। चतुर्थ चरण यानी जो कि वर्तमान चरण है जिसमें हम लोग हैं, जिसमें हम लोग हैं। तो इन्हें निएंडरथल मानव तथा वर्तमान मानवों के बीच की कड़ी मानी जाती है जिसमें हम लोग हैं। इनकी उत्पत्ति 30,000 वर्ष पूर्व हुई तथा ये 10,000 वर्ष पूर्व क्या हो गए, विलुप्त हो गए और इन्हें आधुनिक मानव की एक उपजात होमो सैपियंस फोसिलिस माना गया और इनके मुख्य लक्षण निम्नलिखित थे। पहला, ये 6 फीट के थे। इनका चेहरा सीधा व चौड़ा, पैर का निचला खंड लंबा, जो सीधे खड़े होकर चलने में सहायक करते थे। इनकी जो कपाली गुहा थी 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। भौहें में उभार और कम चौड़े थे। नाक उठी हुई तथा सक्रिय थी। ये गुफाओं में छोटे छोटे परिवार बनाकर रहते थे। अग्नि पर खाना पकाकर खाते थे यानी कि आग का उपयोग करते थे और इनमें खेती व पशुपालन के क्या थे, गुण नहीं थे, यानी कि ये खेती नहीं करते थे और पशुपालन नहीं किया करते थे। ये धार्मिक रीति रिवाजों से मुर्दों को गाड़ते थे और ये वर्तमान मानव के सीधे क्या थे, पूर्वज थे। यानी कि हमारे क्या है भैया, पूर्वज हैं। जो बाबा लोग यही थी, ठीक है ना? जो बाबा लोग कहते हैं ना कि हमारे भाई साहब बाबा के बाबा थे, तो बस वो क्या थे, वही मानव थे। अब ये वर्तमान मानव है जिसमें हम लोग हैं। इस उपजाति को होमो सैपियंस कहते हैं। इनका उद्भव 10,000 वर्ष पूर्व हाँ कैस्पियन सागर के पास हुआ और इनके निखिल लक्षण हैं। पहला, मानव पूरी तरह सीधे खड़े हो गए तथा कसे रूप की जो दंड था इसमें उल्टे घुमावदार आ गए और प्रमस्तिष्क एवं अनुमस्तिष्क ज्यादा विकसित हो गए। इनमें बोलने तथा सोचने की क्षमता अधिक विकास हो गया। कपाल गुहा का आयतन 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। हाथ और पैरों से बहुत छोटे तथा सीधे हो गए। माथा सीधा व चौड़ा, ढोड़ी उभरी तथा चेहरा सुंदर हो गया। ये कृषि, समाज, धर्म आदि को महत्व देने लगे। अब वर्तमान मानव की बहुत सारी प्रजातियां भी आई जो कि 4 चरण थे। पहला कोकासायड था, ठीक ना? दूसरा आपका क्या था, यहाँ पे निग्रोयड था और तीसरा था आपका मंगोलोलाइड था और आपका चौथा क्या यहाँ पे आस्ट्रेलाइड था। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप कर ही लेंगे। तो ये आपका लास्ट पॉइंट है, ठीक है ना?
तो यहाँ पे मैंने आपको जो आपका जैव विकास है वो मैंने आपको पूरा क्या किया सर, कंप्लीट पढ़ाया। क्या किया मैंने, कंप्लीट पूरा चैप्टर दिया है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब अगला लेक्चर हम लोग अगली वीडियो में देख लेंगे। वैसे आपका अभी तक 6 चैप्टर हो चुका है, बचा है 7 चैप्टर। वो भी मैं आपका नवंबर दिसंबर तक पूरा कंप्लीट करा दूंगा, पूरा क्लास 12 बायोलॉजी का सिलेबस। वन शॉर्ट वीडियो में काम हो जाएगा आपका। ये आपका वन शॉर्ट वीडियो है, ठीक है ना। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी और सभी जो चैप्टर हैं उनको मैंने प्लेलिस्ट में ऐड करके लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने प्लेलिस्ट की डाल दिया है। जाके वहां से आप पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल यस केम स्टडी जरूर ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।